हमारे मोहल्ले में हाल ही में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है जो बहुत जल्दी ही बहुत मशहूर हो गया है। खास बात यह है कि वहां से तैयार होकर जो भी लड़की निकलती है उसकी शादी 2 महीने के अंदर ही हो जाती है। इस वजह से मेरी अपनी पार्लर पर पहले जितनी भीड़ होती थी वह काफी कम हो गई है। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई कि आखिर उस पार्लर के मेकअप में ऐसी क्या खासियत है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर देखती हूँ कि वहाँ क्या होता है। मैंने पुराने कपड़े पहने और दुपट्टा भी ओढ़ लिया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। जब मैं उस नए पार्लर में पहुंची तो उन्होंने मुझे अंदर कमरे में जाने को कहा। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गई, मैं उस नज़ारे को देखकर पूरी तरह दंग रह गई। उस कमरे के अंदर मेरा नाम शमा है। मैं एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में 4 बहनें हैं और घर का खर्चा उठाना हर दिन एक जंग जैसा होता है। हालात इतने खराब हो गए कि मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मजबूरी में घर से बाहर निकलकर नौकरी की तलाश करनी पड़ी ताकि परिवार का कुछ सहारा बन सकूं। मैं घर की सबसे बड़ी हूं, इसलिए जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा मेरे ही कंधों पर है। कम पढ़ी लिखी होने की वजह से कोई मुझे आसानी से नौकरी नहीं देता। अगर कोई देता भी है तो सिर्फ लड़की समझकर, एहसान जताते हुए। लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। इसी वजह से अब तक बहुत परेशानियां झेली हैं, कई जगह से ठुकराई गई हूँ। कई महीनों की भटकन के बाद मुझे एक बैंक में नौकरी मिली। सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये थी, लेकिन मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मैंने पूरे महीने ईमानदारी से, मेहनत और लगन के साथ काम किया। हर काम सीखने की कोशिश की, समय से पहले ऑफिस पहुंचती, देर तक रुकती। मगर जब महीने के आखिर में सैलरी लेने गई तो बैंक मैनेजर ने कहा, तुम्हें अभी ठीक से काम नहीं आता, इसलिए पहले 2 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। पहले सीखो, फिर पगार मिलेगी। कुछ पल के लिए मैं हैरान रह गई। मैंने वह बैंक की नौकरी भी छोड़ दी। ऐसी नौकरी का क्या मतलब जहां मेहनत करने के बाद भी इंसाफ न मिले और वक्त पर तनख्वाह तक न दी जाए। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है। जो भी काम करती हूँ उसमें या तो रुकावट आ जाती है या सब उल्टा ही हो जाता है। माँ हमेशा मुझे ढाढ़स बंधाती है, कहती है, बेटा सब्र रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर अब मैं थक चुकी हूँ। एक दिन मेरे पास एक कॉलेज से फोन आया। उन्होंने कहा, आप कल इंटरव्यू के लिए आ जाए। ये सुनकर मेरा दिल उम्मीद से भर गया। मैं बहुत खुश हुई, जैसे कोई नई रोशनी दिखी हो अंधेरे में। अगले दिन मैं तैयार होकर एक ऑटो रिक्शा में बैठी और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी। लेकिन किस्मत को शायद एक बार फिर खेल खेलना था। रास्ते में ऑटो अचानक खराब हो गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ठीक होने में काफी वक्त लग गया। जब मैं कॉलेज पहुंची तो इंटरव्यू का समय काफी निकल चुका था। घबराई हुई सी मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पहुंची। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, हमें आपको ये नौकरी देनी थी, पर आप बहुत देर से आई। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। हम ऐसी लापरवाह लड़कियों को काम नहीं देते। उनकी बातें तीर की तरह चुभी। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते ही सहम गई थी। आंखों में आंसू लेकर बाहर सड़क पर बैठ गई और बस रोती रही। मुझे उस नौकरी की बहुत जरूरत थी, पर नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा था। इसी बीच एक फकीर वहां से गुजरा। उसने मुझसे भीख मांगी। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे मैंने सब उसे दे दिए। फकीर बाबा ने मुझसे पूछा, बेटा तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मैंने उसकी नज़रों में आंखें डालकर सारी कहानी सुना दी। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए मुझे दुआ दी, तुम्हारी शादी इस कॉलेज के प्रिंसिपल से हो जाए। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, जो थोड़े थे भी वो मैंने बाबा को दे दिए थे। अब तो पैदल ही घर जाना पड़ेगा। लेकिन शायद यही अच्छा हुआ, क्योंकि पैदल चलते हुए मैंने एक पार्लर की दुकान के ऊपर लगे बोर्ड को देखा, जिस पर लिखा था, यहाँ लड़कियों की जरूरत है काम करने के लिए। मैंने बिना देर किए उस ब्यूटी पार्लर के अंदर कदम रख दिया। मुझे उस ब्यूटी पार्लर में सफाई और सामान संभालने का काम मिल गया। पार्लर नया था तो काम ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं हर काम दिल से करती थी। धीरे धीरे मैं वहां के कामकाज को समझने लगी। काम करते करते मैंने पार्लर की मालकिन से मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में सीखना भी शुरू कर दिया। मेरा सपना था कि एक दिन खुद का छोटा सा पार्लर खोलूं। पार्लर की मालकिन बहुत नेकदिल औरत थी। वो मुझे सिखाती थी, समय पर पैसे भी देती थी और मेरा हौसला बढ़ाती थी। मेरे हाथों में सफाई थी और काम में ईमानदारी भी। यही वजह थी कि धीरे धीरे ग्राहक मुझसे ही काम करवाने लगे। इससे मेरी पहचान बनने लगी। हर दिन
जब मैं पार्लर से बाहर निकलती, वही फकीर बाबा जो कभी सड़क किनारे मिले थे पार्लर के सामने खड़े मिलते। मैंने जिन पैसों से उनकी मदद की थी वो अब हर दिन मुझसे मिलते और बदले में वही दुआ देते, तेरी शादी उस कॉलेज के प्रिंसिपल से होगी। मैं रोज उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, हंस पड़ती और कहती, बाबा मैंने तो उस प्रिंसिपल को कभी ठीक से देखा भी नहीं, वो मुझे पहचानते भी नहीं, ये दुआ कैसे पूरी होगी? आप कोई और दुआ दीजिए ना। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा ये दुआ जरूर पूरी होगी, और अगर नहीं भी हुई तो भी तेरा नसीब बुलंद है। तू किसी बड़े घर में जाएगी, किसी ऊंचे खानदान में तेरा रिश्ता तय होगा। जो तेरा है वो तुझ तक जरूर आएगा। मुझे हमेशा लगता था कि वो फकीर बाबा मुझे सिर्फ इसलिए वो दुआ देता है ताकि मैं खुश होकर उसे रोज कुछ पैसे दे दूं। इसलिए मैंने कभी उसकी बातों को दिल से नहीं लिया। मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर था। 6 महीने तक मैंने पार्लर में खूब मेहनत की, हर चीज सीखी। काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा भी जोड़ती रही। आखिरकार जब मुझे लगा कि मैं तैयार हूँ तो मैंने अपने घर के एक कमरे में अपना खुद का छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें आने लगी। मैं उनसे बहुत कम पैसे लेती थी क्योंकि मैं जानती थी कि कैसे तंगी में जिंदगी चलती है। मेरी मेहनत, सादगी और ईमानदारी ने असर दिखाया। धीरे धीरे मेरा पार्लर मशहूर होने लगा। भीड़ बढ़ती गई, काम भी और कमाई भी। घर के हालात पहले से काफी सुधर गए। अब घर में रौनक रहती थी, बहनों के लिए चीजें लेना मुश्किल नहीं रहा। मुझे लगा अब वक्त है आगे बढ़ने का। मैंने ठान लिया था कि अब शहर में एक बड़ा पार्लर खोलूंगी और अपने काम को एक नया मुकाम दूंगी। पर शायद किस्मत को मेरी खुशियां रास नहीं आईं। एक दिन मोहल्ले में एक नई किराएदार आई। उन्होंने आते ही घर के सामने एक चमकदार सजे संवरे ब्यूटी पार्लर की शुरुआत कर दी। उनका अंदाज शहरी था, पार्लर महंगे ब्रांड से भरा हुआ था। और देखते ही देखते मेरे पार्लर की भीड़ कम होने लगी। मुझे शुरू में लगा था कि उस नए पार्लर से मेरे काम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मुझे अपने पुराने ग्राहकों पर पूरा भरोसा था, वे मुझे और मेरे काम को जानते थे। शुरू में मेरा पार्लर जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उस नए पार्लर के बारे में अजीबोगरीब बातें फैलने लगीं। मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि जो भी लड़की वहां से तैयार होकर निकलती है उसकी शादी 2 महीने के भीतर हो जाती है। पहले तो मैंने इसे महज अफवाह समझा, लेकिन जैसे जैसे लोगों की बातें बढ़ने लगी और भीड़ वहां बढ़ती गई, मेरा यकीन डगमगाने लगा। वो पार्लर रातों रात मशहूर हो गया। मोहल्ले की लगभग हर लड़की अब उसी पार्लर में जाने लगी। उधर भीड़ बढ़ती जा रही थी और इधर मेरे पार्लर में सन्नाटा छाने लगा। ग्राहक जो कभी मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब किसी और के पास जाने लगे थे। मैं परेशान थी, ये कैसे हो सकता है। उसी समय मेरी चचेरी बहन रवीना मुझसे मिलने आई। वह बड़ी एक्साइटेड थी और बोली, दीदी आपने उस नए पार्लर के बारे में सुना? वो तो कमाल कर रहा है। कहते हैं वहां से जो भी लड़की सचकर निकलती है उसकी 2 महीने में शादी हो जाती है। मैं सोच रही हूँ वहां जाऊं एक बार, शायद मेरी भी किस्मत बदल जाए। रवीना की बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैंने रवीना से साफ साफ कहा, वो बस अपने पार्लर को फेमस करने के लिए ऐसी बातें फैला रही है। ये सब कोई मार्केटिंग ट्रिक लगती है और कुछ नहीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। लेकिन रवीना का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, नहीं दीदी आप मजाक समझ रही हैं, पर जो भी बातें सुनी हैं सब एकदम सच हैं। आसमा को जानती हो ना, जो हमारे घर के पीछे रहती थी? उसकी शादी के रिश्ते तो सालों से नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उस नए पार्लर में तैयार होने गई, 1 महीने के अंदर उसकी शादी तय हो गई। मैं चौंक गई। आसमा की शादी इतनी जल्दी? फिर रवीना ने और नाम गिनाने शुरू कर दिए। मोहल्ले की एक एक लड़की जो उस पार्लर में गई उसकी जल्दी शादी हो गई। मैं भीतर से हिल गई थी। सबसे बड़ी बात जिसने मुझे पूरी तरह बेचैन कर दिया वो थी कि मेरी एक जान पहचान वाली जो अभी हाल ही में उस पार्लर में गई थी, उसकी भी शादी सिर्फ 20 दिन में तय हो गई। मैं उसे देखकर और भी हैरान रह गई, क्योंकि उसकी तैयारियों में कोई खास बात नहीं थी। मेकअप भी साधारण था, बल्कि मैं तो उससे कहीं बेहतर तैयार करती थी। लेकिन फिर भी लड़कियां अब सिर्फ शादी के चक्कर में उसी पार्लर का रुख कर रही थी। अब मेरे पार्लर में कोई नहीं आता। आसमा की शादी के बाद वह दूसरे शहर चली गई और मैं उसके लिए बहुत खुश थी। लेकिन मेरे दिल में अब एक बड़ा सवाल था, उस नए पार्लर में ऐसी क्या खास बात है कि लड़कियों के रिश्ते इतनी जल्दी हो जाते हैं। अगले दिन मैंने मोहल्ले की एक लड़की से कहा कि वह मुझे उस पार्लर वाली से मिलवाए, लेकिन लड़की ने बताया कि पार्लर वाली कभी किसी दूसरे पार्लर की लड़कियों से नहीं मिलती, इसलिए मना कर दिया।
ये सुनकर मैं बहुत निराश हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा उसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। क्यों ना मैं कस्टमर बनकर ही उसके पास जाऊं। मैं पुराने और साधारण कपड़े पहनकर दुपट्टा सिर पर ओढ़कर निकली। अपना चेहरा भी मैंने छुपा रखा था ताकि कोई मुझे पहचान न ले। पार्लर में पहुंचकर देखा कि वह औरत मास्क पहनकर काम कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मेरी शादी नहीं हो रही, इसलिए मैं आपके पार्लर में तैयार होना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह पार्लर वाली मुस्कुराए और काफी खुश दिखी। उसने मुझे अंदर बुलाया और कहा, मैं अभी एक दूसरी लड़की को तैयार कर रही हूँ, तुम थोड़ी देर ही बैठकर इंतजार करो। मैं एक कोने में बैठ गई और चुपचाप देखने लगी। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसे वह तैयार कर रही थी। उसे देखकर मैं चौंक गई। वह मेरी ही पुरानी कस्टमर थी, जो पहले अक्सर मेरे पार्लर में आती थी। थोड़ी देर में जब उसका मेकअप पूरा हुआ तो मैं उम्मीद कर रही थी कि वह बाहर निकलकर चली जाएगी, मगर इसके उलट वो लड़की पार्लर वाली के साथ सीधे अंदर के एक कमरे में चली गई। ये देखकर मैं अचंभे में पड़ गई। उसे तो अपने घर जाना था, फिर यह अंदर क्यों गई? मैं चुपचाप सब कुछ देखती रही। करीब 10 मिनट बाद वो पार्लर वाली बाहर आए और मुझसे कहा, तुम कल आ जाना, आज मुझे एक ज़रूरी काम है। उसका ये रवैया अजीब था, लेकिन मैं कुछ कहे बिना बाहर निकल आई। जैसे ही मैं बाहर खड़ी हुई, मेरी नज़र सामने रुकी एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी। उसमें से 4-5 अजनबी से दिखने वाले लोग उतरे और बिना कुछ बोले पार्लर वाली के घर के अंदर चले गए। मैं पूरी तरह हैरान थी। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? कुछ दिनों के अंदर मैंने वही लड़की देखी जिसकी शादी की कोई चर्चा भी नहीं थी, और अब उसके लिए अचानक एक अच्छा रिश्ता आया और शादी भी तय हो गई। जो भी लड़की उस पार्लर से तैयार होकर अंदर वाले कमरे में जाती है, उसकी शादी चौंकाने वाली तेजी से तय हो जाती है। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। मैं जानना चाहती थी कि उस अंदर वाले कमरे में आखिर होता क्या है। कुछ दिन बाद मैं फिर से उस पार्लर गई। उस दिन पार्लर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। पार्लर वाली ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हें तैयार होने से पहले मुझसे एक वादा करना होगा कि यहाँ की जो भी बातें होंगी तुम किसी को नहीं बताओगी। ये सुनकर मैं घबराए और मन ही मन सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या राज है जो वह छुपाना चाहती है। फिर उसने कहा, तुम यहाँ इसीलिए आए हो ताकि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर वह बोली, तो तुम्हें तैयार होने से पहले मेरे साथ अंदर वाले कमरे में जाना होगा, तभी मैं तुम्हें तैयार कर पाऊंगी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था, फिर भी मैं उसके साथ अंदर वाले कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। वहां कई लोग बैठे थे, जिनमें अधिकतर लड़के थे। पार्लर वाली ने धीरे से मेरे कान में कहा, जो लड़का तुम पसंद करती हो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसकी बात सुनकर मुझमें गुस्सा भर गया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर खींच लिया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वो बड़ी सहजता से बोली, ये मेरा दूसरा कारोबार है, मैं रिश्ते भी करवाती हूँ। मेरे पास हर तरह के लड़के का संपर्क है, जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी शादी उसी से करा दूंगी। इस मोहल्ले की कई लड़कियों की शादी मैंने ही तय की है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा समझ गई कि असल में क्या चल रहा है। शायद वह अपने रिश्ते वाले बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह ब्यूटी पार्लर चला रही थी। दोनों काम बहुत अच्छे चल रहे थे और वह इससे अच्छा खासा कमा रही थी। मैंने तो सोचा था कि अंदर कोई बड़ा राज होगा, लेकिन ये तो बहुत ही सामान्य बात निकली। मैंने कहा, ठीक है, मैं रिश्ते के बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। फिर मैं वहां से निकलकर अपने घर लौट आई। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कुछ और रास्ता तलाशना होगा, क्योंकि दूसरा पार्लर होने के बावजूद मेरा खुद का पार्लर चलना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने अपना पार्लर बंद कर दिया और मामा जी के पास एक दूसरे शहर चली आई। वहां उन्होंने मुझे एक होटल में रिसेप्शन की नौकरी दिलवा दी। मैं अगले दिन से अपनी नई नौकरी पर काम करने लगी। 1 महीने के अंदर एक दिन मुझे होटल में अपने पुराने मोहल्ले की आसमा दिखाई दी। वह पहले से काफी कमजोर लग रही थी। मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन उसके पति ने जल्दी से उसे वहां से ले जाने की कोशिश की। जाते जाते आसमा ने मुझसे एक संकेत दिया, लेकिन मैं उसका मतलब समझ नहीं पाई। मेरे मन में अजीब सा भाव उमड़ने लगा। मैंने अपनी ड्यूटी खत्म होने तक इंतजार किया और फिर उस कमरे तक गई जहां वे रुके थे। दरवाजा बंद था। जब मैंने खटखटाया तो उसके पति ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा, यहाँ कोई आसमा नहीं है, यहाँ मेरी पत्नी रेखा रहती है। मैं निराश होकर वहां से वापस आ गई। यह मेरी पहली बार थी जब मैं शादी के बाद आसमा को देख रही थी, लेकिन उसके पति मुझे उससे मिलने की इजाजत नहीं दे रहा था। रात को जब वेटर आसमा के कमरे में खाना देने गया
तो उसने मुझे एक चिट्ठी थमा दी। मैंने वह खत पढ़ा जिसमें लिखा था, क्षमा, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। पार्लर वाली ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम जाकर उस पार्लर का राज सबको बताओ ताकि और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। उस खत को पढ़कर मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गई। आसमा मुझे क्या बताना चाहती थी और उसका पार्लर वाली से क्या संबंध था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अगली सुबह ड्यूटी पर जाकर सबसे पहले आसमा से मिलूंगी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि वे लोग वहां से जा चुके हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि आसमा अपने घर वालों से बात करती है या नहीं। मैंने आसमा के माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपने पति के साथ खुश है और उनसे बात होती रहती है। जब मैंने पार्लर वाली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसका काम वैसे ही चल रहा है और आज भी उसके पार्लर में काफी भीड़ रहती है। सब कुछ बाहर से तो सही लगता था, लेकिन अंदर कुछ तो जरूर गड़बड़ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी नौकरी और उन लड़कियों की जिंदगियों के बीच मेरा दिल बटा हुआ था। इतनी मुश्किल से मिली नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि घर का खर्चा चलाना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे उस पार्लर वाली की असलियत जाननी थी, इसलिए मैंने ठाना कि मैं वहां जाकर सच्चाई पता लगाऊंगी। अगले दिन मैं फिर से उस पार्लर पहुंची और पार्लर वाली से कह दिया, मेरी शादी करवा दो। वह सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे अंदर के कमरे में ले गई। उसने कहा, तुम्हें जो लड़का पसंद है मुझे बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने एक लड़के को पसंद किया और फिर घर लौट आई। अगले दिन पार्लर वाली मेरे साथ उस लड़के के माता पिता के पास गई। मैंने पापा को पूरी बात पहले ही बता दी थी, इसलिए उन्होंने 1 महीने में शादी करने का फैसला किया। लेकिन लड़के वाले जल्दी करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि शादी केवल 8 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। शादी का पूरा खर्चा लड़के वाले उठाने को तैयार थे और पार्लर वाली कह रही थी कि ऐसा अच्छा लड़का बहुत कम मिलता है जो दहेज भी नहीं मांग रहा हो और शादी में कोई खर्चा नहीं करवाना चाहता। पर मुझे तो समय चाहिए था ताकि मैं पूरी सच्चाई जान सकूं। सबसे पहले मैंने उन लड़कियों का पता लगाया जिनकी शादी इसी पार्लर से हुई थी। मैं उनके परिवारों से मिलना चाहती थी ताकि जान सकूं कि शादी के बाद वे लड़कियां कैसी हैं। ज्यादातर शादियां तो हमारे मोहल्ले की लड़कियों की हुई थी, लेकिन एक बात मुझे अजीब लगी, वे लड़कियां शादी के बाद अपने घर कभी वापस नहीं आईं, बस फोन पर 1-2 दिन में बात कर लेती थी। ये बात मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी। मैंने ठाना कि पूरी सच्चाई पता लगाऊंगी, इसलिए मैंने पार्लर वाली से दोस्ती करना शुरू कर दी और उससे कहा कि मैं उसके पार्लर में मुफ्त में काम करूंगी। वह इस बात से बहुत खुश हुई। कुछ ही हफ्तों में मेरी मेहनत और काम की वजह से उसके पार्लर में भीड़ बढ़ने लगी। मैं लड़कियों को बड़ी ही अच्छे तरीके से तैयार करती थी। मैंने एक बात गौर की थी कि पार्लर वाली अक्सर लड़कियों की शादी उसी कुछ खास लड़कों से कराती थी, लेकिन कभी भी शादी के बारे में खुलकर कोई बात नहीं करती थी। एक दिन जब एक लड़की को उसने अंदर वाले कमरे में बुलाया, मैं भी वहां थी, लेकिन मुझे उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं मिली। फिर भी मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैं उनके पीछे पीछे चली गई। दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। अंदर वही लड़के बैठे थे, जिनमें से एक लड़का वही था जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था। ये देखकर मेरी चिंता और बढ़ गई। जैसे ही वह लड़की कमरे से बाहर आई, सारे लड़के दूसरे कमरे में चले गए। अब मामला और भी पेचीदा लगने लगा। उन लड़कों को देखकर ऐसा लगा जैसे वे वहीं रहते हों। बहुत मेहनत करके मुझे पता चला कि पार्लर वाली लड़कियों की शादी उन्हीं लड़कों से करवा रही है, पर वो लड़कियां असल में धोखा खा रही थी। मैंने सोचा कि अब जब मैं खुद शादी कर लूंगी तभी इस राज का पता लगाऊंगी। मैंने पार्लर वाली से कहा कि मेरी शादी की तारीख तय कर दो। शादी के बाद मुझे अपने पति के साथ शहर जाना था, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो फोन मुझे दिया था उसे मेरे पति ने मुझसे छीन लिया और कहा कि वह मेरी बातें मेरे परिवार के सामने खुद करेगा। उसका व्यवहार बदल गया था। अब मुझे पता लगाना था कि वह लड़कियों के साथ क्या करता है। उसने मेरे परिवार वालों से अपने सामने बातचीत करवाई और मुझसे कहा कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी, सब ठीक होगा। वह अक्सर दूसरे कमरे में रहता था। मैंने उस कमरे में छुपाकर एक कैमरा लगा दिया। एक दिन पार्लर वाली आए और बोली कि तेरा पति तुझसे परेशान है, इसलिए वह तुझे तलाक देना चाहता है। उसने कहा कि वह तेरे लिए दूसरा रिश्ता लेकर आया है। जब पार्लर वाली और वह लोग दूसरे कमरे में बात कर रहे थे तो मैं चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती रही। मैंने सारी बातें सुनकर समझ गई कि सच क्या है। असल में वह पार्लर वाली गरीब लड़कियों की शादियां अपने साथी लड़कों के साथ मिलकर करवाती थी,
जो लड़कियों को दूसरे शहर ले जाकर तलाक दे देते थे और फिर उन्हें अमीर और अवैध काम करने वाले लोगों को बेच देते थे। उसने जानबूझकर हमारे छोटे मोहल्ले में अपना पार्लर खोला था ताकि गरीब लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सके। इससे पहले वह किसी दूसरे मोहल्ले में भी ऐसा ही काम कर चुकी थी और अब वह हमारे मोहल्ले से निकलने वाली थी। उसके ग्रुप में 12 लड़के थे जिनसे वह बार बार लड़कियों की शादियां करवाती थी। दूसरे शहर में तलाक के बाद इन लड़कियों पर उनके घरवालों की गरीबी का दबाव होता था और उन्हें ये भी पता होता था कि तलाक के बाद उनके लिए कोई दूसरा रिश्ता लगाना मुश्किल होगा। इस गंदी धंधे से उन्हें मोटा पैसा मिलता था जो वह महीने प्रतिमाह अपने घरवालों को भेजती थी। वह पार्लर वाली और उसके साथी लोगों ने गरीब परिवारों को ये झूठा भरोसा दिलाया कि उनकी बेटियां अपने नए घरों में खुश हैं और उनके दामाद भी उन्हें समझदार और भरोसेमंद लगते हैं। परिवार वाले उन्हें ये सोचकर तसल्ली देते थे कि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। वे लड़कियां हर रोज अपमान और दर्द सहती थीं, पर बाहर वालों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैं ये सब सुनकर सदमे में थी। फिर जल्दी से अपनी समझदारी दिखाते हुए वापस अपने कमरे में गई जहां मैंने छुपा रखा था मोबाइल। मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छापा मारकर उन्हें पकड़ लिया। उनके कमरे में लगे कैमरे की मदद से सारी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी, जो पुलिस के पास उनके खिलाफ मजबूत सबूत के तौर पर थी। मैंने कई और सबूत इकट्ठे किए और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मेरे शहर में तुरंत कार्रवाई करते हुए उस लड़की के पार्लर पर छापा मारा और उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने उस लड़की से उन सभी लड़कियों के नाम और ठिकाने पूछे जो इस घिनौने जाल में फंसी हुई थी। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद सारी घटनाएं सामने आ गईं और उन्होंने उन लड़कियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया। इरम भी वापस आ गई थी। उसने मुझे गले लगाकर धन्यवाद कहा क्योंकि मेरी वजह से इस गैंग का पर्दाफाश हुआ था और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। आसमा ने बताया कि उसका पति उसे एक दिन होटल में किसी को बेचने ले गया था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था, जिससे उस योजना को असफल होना पड़ा। उस आदमी तक अब तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए आसमा इस भयानक दलदल से बची रही। ये पूरा मामला एक बड़े धोखे का हिस्सा था, इसलिए इसकी खबरें अखबारों में भी छपी। मेरी बहादुरी की कहानी भी उन रिपोर्ट्स में शामिल थी। इन सब कारणों से मेरी पहचान बनी और मेरी बहादुरी की खूब चर्चा होने लगी। कई टीवी चैनलों ने मुझसे इंटरव्यू भी लिए। मेरी ईमानदारी और हिम्मत को देखकर कई जगहों से नौकरी के ऑफर आने लगे। उनमें से एक अच्छी कंपनी में मैंने नौकरी कर ली। कंपनी के मालिक को शायद मेरी ईमानदारी और मेहनत पसंद आ गई। कुछ समय बाद उसने मेरे माता पिता के पास रिश्ता भेजा और जल्द ही हमारी शादी हो गई। शादी की रात जब मैं दुल्हन बनकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थी, तो मुझे फकीर की दुआ याद आई, जो उसने मुझसे कहा था, जिसने तुम्हें नौकरी से निकाला, अगर उसकी शादी न भी हुई तो तुम्हारी शादी जरूर किसी बड़े घर में होगी। उस वक्त मुझे लगा कि उसकी वह दुआ अब पूरी हो चुकी है और मेरी किस्मत पर मुझे सुकून हुआ, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी भलाई के बदले आज मुझे इस खुशियों भरे दिन से नवाजा और अचानक ही मुझे इतनी बड़ी व आलीशान कंपनी की मालकिन बना दिया।